तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो सीरीज शुरू किया था एनसीईआरटी का, क्लास 9 का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और एक सीरीज है एनसीईआरटी का जो ये रेगुलर बेस पे चलेगा। ये एनसीईआरटी का बुक है, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक है। और इस बुक में हम सबसे पहले जो चैप्टर शुरू किए हैं, जो सब्जेक्ट शुरू किए हैं, वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो चैप्टर है सेल, वो इस बुक में चैप्टर नंबर 5 पे दिया हुआ है। आराम से आप चैप्टर नंबर 5 खोलिएगा और सामने आपके पास वीडियो रहेगा और टू द पॉइंट जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, टू द पॉइंट हम आपको क्या कर देंगे, यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो कल के वीडियो जब हम शूट कर रहे थे, उसमें जब हम जब पढ़ा रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस समय क्या हुआ था कि वीडियो कट गया था। तो हम लोग चलिए यहीं से शुरू करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले नंबर बात कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसको फेस करना है तो सबसे बेस है आपका एनसीईआरटी। अगर आपका एनसीईआरटी पर पकड़ है तो समझिएगा साइंस का जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आज उठाए जा रहे हैं। जितने भी कथन निष्कर्ष हैं, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर भी समझ रहा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लड़के हैं वो लूसेंट पढ़ रहे हैं, ऑनलाइनर पढ़ रहे हैं, एसपीडी पढ़ रहे हैं। तो जो एग्जामिनर है, जो कंडक्ट करवा रहा है, वो बच्चों की जो मानसिकता है उसको अच्छे तरीके से समझ रहा है। इसीलिए वो प्रश्न को कहाँ से उठा रहा है? एनसीईआरटी से उठा रहा है। और एनसीईआरटी को अकेले समझ लेना बड़ी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो शब्द है वो अपने आप में जटिल है। उस शब्द को हम तोड़कर समझाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अगर एनसीईआरटी के साइंस पर आपका अच्छा पकड़ हो गया, क्लास 9th 10th स्पेशली हम बता रहे हैं, क्लास 9th 10th स्पेशली हम बता रहे हैं, अगर अच्छा पकड़ हो गया तो समझिए कि आपका जो साइंस का जो पोर्शन है एग्जाम में अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। अंतःपर्दा जालिका, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको ईआर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको ईआर बोला जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका खोज किसने किया? तो पोर्टर ने किया। किसने किया? पोर्टर। इसका जो खोज करता है, खोजकर्ता, वो कौन है? पोर्टर। कौन है? पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अपना मुख्य कार्य है। पहला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान समझिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के हैं? अलग अलग प्रकार के हैं। तो उनका कार्य क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका अंगक को बनाने में सहायता प्रदान करती है? तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम संरचना की बात करें, किसकी संरचना की बात करें, तो ये नालिका युक्त होती है, यानी नालिका की जैसी होती है। इसकी जो संरचना है वो नालिका की जैसी संरचनाएं होती हैं। और ये जो संरचनाएं हैं कुछ इस प्रकार होती है, ध्यान समझिएगा, जो संरचनाएं हैं कुछ इस प्रकार होती है। ये कोशिका झिल्ली हो गया और ये केंद्रक झिल्ली हो गया। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली से ये संरचनाएं आपस में क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। क्या होती हैं? आपस में संरचनाएं जुड़ी रहती हैं। तो कभी कभी पूछता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका संपर्क कहां से कहां तक होता है? तो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली। कुछ इसमें खनिज लवण का आदान प्रदान होता है, जिससे कोशिका द्रव्य में जो खनिज लवण है और जो केंद्रक द्रव्य में खनिज लवण है, उसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। आगे चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान समझिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी संरचनाएं में क्या बोलते हैं,
आर्बोसोम वो चिपका रहता है, आर्बोसोम चिपका रहता है। मान लीजिए कि ये संरचनाएं हैं, ये ईआर की जो संरचनाएं हैं इस पे राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। राइबोसोम के जो अणु है इस पे क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। अब जब राइबोसोम के अणु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहते हैं तो जाहिर सी बात है क्या कार्य करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण का। किसका कार्य करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे। उसी प्रकार एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह चिकनी होती है, यह बिल्कुल क्या होती है, चिकनी होती है। ये बिल्कुल क्या होती है, चिकनी होती है। तो जब बिल्कुल चिकनी होती है तो जाहिर सी बात इसमें वसा होगा। क्या होगा, वसा होगा। तो ये लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड का क्या करती है, संश्लेषण करती है। अब बोलिएगा सर कि प्रोटीन संश्लेषण करती है और लिपिड का संश्लेषण करती है, तो हमने इसके पहले वाले क्लास में एक चीज आपको बताया था, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, ध्यान समझिएगा। कोशिका जो झिल्ली है वो किसका बना होता है, तो लिपोप्रोटीन। किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन का बना होता है, अर्थात इसमें लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। तो आप समझिए थोड़ा सा, यहां लिपिड बन रहा है और यहां प्रोटीन बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में वह कौन सा कोशिका अंगक है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो कौन है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आधुनिक नाम दिया गया है। वर्तमान समय में इसके एक अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एरिगेस्टोप्लाज्म। जो आधुनिक नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या है आपका, एरिगेस्टोप्लाज्म। इसका आधुनिक नाम, आधुनिक इसका जो नाम है वो है एरिगेस्टोप्लाज्म। एरिगेस्टोप्लाज्म इसका आधुनिक नाम है। साथ ही साथ अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का कंकाल तंत्र। ध्यान समझिएगा, कोशिका का कंकाल तंत्र किससे कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इतने जानकारी आपके पास अवश्य ही होना चाहिए किसके बारे में, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ध्यान समझिएगा, जब ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली जीवांत। कोशिका झिल्ली जीवांत के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली जीवांत, देखिए यहां पर लिखा हुआ है झिल्ली जीवांत जन्म, मतलब वही झिल्ली जीवांत जन्म, झिल्ली जीवांत जन्म के नाम से जाना जाता है। झिल्ली जीवांत जनन, झिल्ली जीवांत जनन को नाम से किसे जाना जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। झिल्ली जीवांत जनन के नाम से किसे जाना जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अगला कोशिकांग देखते हैं। अगला कोशिकांग जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी। तो थोड़ा चलिए हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। आइए, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अपने आप में भी एक अच्छा
सब टॉपिक है और एक अच्छा कोशिकांड है, उसका क्या क्या कार्य है, उसका खोज किसने किया, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। आइए, जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉइल, इसी को बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहा जाता है इसको। अब देखिए, ये जो गोल्जी बॉडी है, कोशिका के अंदर ये छड़ के समान होता है। कोशिका के अंदर ये जो है ये छड़ के समान होता है, ध्यान समझिएगा। कोशिका के अंदर ये कुछ छड़ आकार के जैसा होता है। कैसे? तो इस तरीका का होता है, इस तरीका का, इस तरीका का होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये जो संरचनाएं हैं किसकी है? गोल्जी काय। कोशिका के अंदर जो संरचनाएं हैं ये गोल्जी काय की संरचनाएं हैं। ये छड़ के आकार के जैसा होती है और साथ ही साथ ये अर्धचंद्राकार भी होती है, ये गोल्जी काय। प्रश्न ये आ रहा है कि जो गोल्जी काय है इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? तो हम आपको बता दें कि गोल्जी काय का जो सबसे पहले खोज है, वो इसकी खोज करने का जो प्रयास है वो दो व्यक्तियों ने किया था। एक का नाम है डाल्टन और एक का नाम है हेलिक्स। डाल्टन और हेलिक्स, ध्यान समझिएगा, डाल्टन एंड हेलिक्स। सबसे पहले इन लोगों ने इसको खोजने का प्रयास किया। किसको? गोल्जी काय को। जब गोल्जी काय को इन्होंने खोजने का प्रयास किया, जब संरचना में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा तो इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। तो इन लोगों ने इसका नाम अलग ही रख दिया। क्या नाम रख दिया? तो इन लोगों ने इसका नाम रखा सिस्टर्नी। क्या नाम रखा? सिस्टर्नी। इसका नाम इन लोगों ने रख दिया सिस्टर्नी। क्या नाम रखा इन लोगों ने? सिस्टर्नी। गोल्जी काय की खोजने का जो सबसे पहली प्रयास है डाल्टन और हेलिक्स ने रखा और इसका नाम इन लोगों ने क्या रखा? सिस्टर्नी। आगे चल के इटली के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ये एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। यह एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे कैमिलो गोल्जी। इन्होंने न्यूरॉन कोशिका में, कहा? न्यूरॉन कोशिका में किसका खोज किया? इन्होंने न्यूरॉन कोशिका में किसका खोज किया? तो गोल्जी काय को। हम क्यों बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जहां आपके बुक में देखिए कैमिलो गोल्जी का चित्र लगा हुआ है, कैमिलो गोल्जी का चित्र लगा हुआ है। ये हम पहले ही बताएं कि यह एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये यहाँ पर लिखा भी है कि यह एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में जब ये अध्ययन कर रहे थे उस समय इसकी जानकारी इनको मिला। किसके बारे में? गोल्जी उपकरण के बारे में, गोल्जी काय के बारे में। ठीक है। इन्होंने जब कोशिका में इसकी खोज की गोल्जी काय को, तो न्यूरॉन से संबंधित इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ब्लैक रिएक्शन। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन करे कि ब्लैक रिएक्शन सिद्धांत किसने दिया है तंत्रिका से संबंधित, तो किसने दिया है? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने दिया है। कैमिलो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन दिया सिद्धांत, जो कि आपका किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। आगे चलते हैं, गोल्जी कैसे संबंधित, ध्यान समझिएगा। गोल्जी कॉय, ये गोल्जी कॉय प्लांट में बहुत कम होते हैं और जंतु कोशिका में सबसे ज्यादा होते हैं। तो जो गोल्जी कॉय प्लांट में होता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो गोल्जी कॉय प्लांट में होता है उसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। तो प्लांट में जो गोल्जी कॉय होता है, ध्यान समझिएगा, प्लांट में
प्लांट में जो गोल्जी कॉय होता है उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम बोला जाता है। जो गोल्जी कॉय प्लांट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। आगे क्या हुआ कि जब गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी ने रखा, सॉरी कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया, तो क्या इसका नाम गोल्जी कॉय ही रखा? तो जी नहीं, इसका नाम गोल्जी कॉय नहीं रखा। आपकी इस एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैंने यहाँ पर अपने एनसीईआरटी के ऊपर मेंशन कर दिया है। इसका नाम रखा गया है इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस। इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस, ध्यान समझिएगा, इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस। इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस। अर्थात जब कैमिलो गोल्जी ने न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में गोल्जी कॉय की जब संरचना को देखा तो उन्होंने नाम क्या रखा? इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस। इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस। लेकिन वर्तमान रूप में, वर्तमान समय में हम इसे क्या कहते हैं? तो गोल्जी कॉय। क्या कहते हैं? वर्तमान समय में इसको हम क्या कहते हैं? तो गोल्जी कॉय कहते हैं। तो ये कुछ गोल्जी कॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन रहा। गोल्जी कॉय का मुख्य काम क्या, मतलब कार्य क्या होता है? भोजन को सेक्रेशन करना, भोजन को सेक्रेशन करना और भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। अर्थात इसका काम जो कार्य है, कार्य पैकेजिंग का कार्य है, मतलब पैकिंग का कार्य है। सेक्रेशन श्रवण का कार्य है, श्रवण का कार्य है। किसका? तो गोल्जी कॉय का। गोल्जी कॉय को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है यातायात ट्रैफिक कंट्रोलर। यातायात ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी कॉय को यातायात ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। किसको? तो गोल्जी कॉय को। देखिए, पूछता है कि कोशिका के अंग, मतलब कोशिका का कौन सा वो कोशिकांग है जहां ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान समझिएगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, तो कहां होगा? तो गोल्जी कॉय में, यानी कि यहीं पर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। कहां? तो गोल्जी कॉय में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज, एकमात्र कोशिका अंगक जो दूसरे कोशिका अंगक के निर्माण में सहायता करता है, एकमात्र कोशिका अंगक जो दूसरे कोशिका अंगक के निर्माण में सहायता करता है, वह कौन सा है? गोल्जी कॉय। तो ये किस कोशिका अंगक को बनाता है? तो ये आपको बनाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाने में कौन मदद करता है? तो गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय। तो कम से कम गोल्जी कॉय से इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। गोल्जी कॉय का खोजने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? डाल्टन और हेलिक्स ने। उसका नाम सिस्टर्नी रखा। उसके बाद इटली के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। इन्होंने जब अपने किचन में, किचन को ही इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया था, मतलब एक मोटिवेशन देखिए। कहा जाता है जब पढ़ने में जब जुनून हो तो लाइब्रेरी जरूरी नहीं है, कोई छोटा सा जगह भी मिल जाए पढ़ने के लिए तो इंसान पढ़ सकता है, बट अंदर का जुनून होना चाहिए, अंदर आपके प्रकाश होना चाहिए। जब अंदर ही अंधेरा भरा रहेगा तो प्रकाश कहाँ से आएगा? तो कैमिलो गोल्जी ने न्यूरॉन कोशिका की क्या कर दिया? खोज किया, और इन्होंने उस न्यूरॉन कोशिका का नाम रखा इंटरनल रेटिकुलर एपोर्टस। वर्तमान समय में इसको नाम दिया गया गोल्जी कॉय। यह कार्य क्या करता है? पैकेजिंग और सेक्रेशन का कार्य करता है। इसको लाइसोसोम बनाने का निर्माण कौन करता है? गोल्जी कॉय।
यातायात ट्रैफिक कंट्रोल किससे कहा जाता है? तो गोल्जी कॉइल। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कौन निर्माण करता है? तो गोल्जी कॉइल। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया आपका किसके बारे में? तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉइल के बारे में। अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? तो लाइसोसोम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लाइसोसोम। अब थोड़ा सा हम चलते हैं किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। चलिए हम एक और जान लीजिए कि कैमिलो गोल्जी को ना 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1906 में। चलिए आगे चलते हैं और अब पढ़ना है हम लोगों को लाइसोसोम के बारे में। चलिए लाइसोसोम। लाइसोसोम, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। तो चलिए लाइसोसोम देखिए, सबसे पहले ये कि लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे। डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था। देखिए लाइसोसोम, पहला कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा गोल्जी कॉइल। कौन करता है? इसका जो निर्माण है वो कौन करता है? तो गोल्जी कॉइल। कौन करता है? गोल्जी कॉइल इसका निर्माण करता है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है इसको? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे शरीर में कोशिका मर जाता है तो उसका पाचन करता है, लेकिन जब हमारे शरीर की कोशिका के अंगक में पूरे गड़बड़ी हो जाती है, जब कोशिका अंगक सही तरीके से और सही सिस्टम से कार्य नहीं करता है, उस स्थिति में क्या करता है? लाइसोसोम अपने आप को क्या कर लेता है? ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अगल बगल के जितने भी कोशिका अंगक है वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, मर जाती है। जितने भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं वो खत्म हो जाती है। उसके बाद वो विभाजन होता है कोशिकाओं का और नए कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। इसके अंदर अनेकों प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत क्या होता है? खतरनाक होता है, एक एसिड के समान होता है। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। किसमें? तो लाइसोसोम में। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी कॉइल में। इसको क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे में। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट में हम लिख रहे हैं, लाइसोसोम जो है ना वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, लाल रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर आरबीसी में ये पाया जा रहा है और अपने आप को ये ब्लास्ट कर ले, तो ये आरबीसी को पूरा क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इसीलिए ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम। लेकिन एक और चीज, लाइसोसोम जंतु में सबसे अधिक होते हैं, प्लांट में कम होते हैं। जो प्लांट में लाइसोसोम होते हैं, प्लांट में जो लाइसोसोम होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं एस्फीरोसोम। क्या कहते हैं? एस्फीरोसोम। प्लांट में जो लाइसोसोम होता है उसको बोलते हैं एस्फीरोसोम। क्या बोलते हैं? एस्फीरोसोम कहते हैं, जो प्लांट में लाइसोसोम रहता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू रहा लाइसोसोम के बारे में। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए
आगे देखते हैं कि अगला सब टॉपिक और अगला कोशिका अंग कौन सा है। तो हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया। देखिए आत्महत्या के थैली पूरा लिखा हुआ है। आगे आता है, आगे यहाँ दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। इसमें राइबोसोम की चर्चा नहीं किया है, लेकिन राइबोसोम के बारे में भी हमको पढ़ना अति आवश्यक है। तो हम तो सोच रहे हैं कि पहले राइबोसोम के बारे में ही पढ़ लिया जाए, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेंगे, नहीं तो बोलिएगा सर आप लाइन से नहीं चल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ना ही है तो क्या सोचना है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिशी नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित खोज के बारे में पूछता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले प्लांट में हुआ। किसमें हुआ? प्लांट में। किसने किया था? रॉबर्ट और ब्राउन। रॉबर्ट और ब्राउन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज प्लांट में किया। रॉबर्ट और ब्राउन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसमें किया? प्लांट में। लेकिन जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने किया? सॉरी यहां पे होगा आपका गलती हो गया, राइबोसोम हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, राइबोसोम। तो राइबोसोम को प्लांट में किसने खोजा? रॉबर्ट और ब्राउन ने। और जंतु में किसने खोजा? तो पैलेड ने। किसने खोजा? तो पैलेड ने खोजा था, ठीक है। चलिए पैलेड ने खोजा। कभी कभी क्या करता है ना कि पूछता है कि पैलेड कण, इसका अन्य नाम, इसको हम लोग बोलते हैं पैलेड कण। पैलेड कण के नाम से जाना जाता है, पैलेट कण के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक 70S और एक 80S। इस को हम लोग बोलते हैं श्वेट्सबर्ग इकाई। जो 70S है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 70S और 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है आपका? तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? राइबोसोम को जानते हैं। देखिए राइबोसोम में एक कॉमन चीज क्या पता है आपको? ये झिल्ली विहीन होती है। इसमें झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली विहीन होती है। इसमें झिल्ली नहीं होता है, यहां पे लिख देते हैं। इसमें जो है झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली नहीं होता है।
राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला, प्लांट में सबसे पहले खोज रॉबर्ट और ब्राउन ने किया था। जंतु में पैलेट ने किया था। इसका अन्य नाम पैलेट गण है। 2 प्रकार के होता है, 70s 80s। 70s प्रोकैरियोटिक सेल में, 80s यूकैरियोटिक सेल में। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। जहां राइबोसोम नहीं होगा वहां प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। दूसरा पूछेगा कि राइबोसोम और कहां कहां पाया जाता है? तो राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। राइबोसोम जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। साथ ही साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है और लवक में भी पाया जाता है। कौन? तो राइबोसोम। मतलब अन्य कहां कहां पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में और लवक में। ये राइबोसोम की जो है संरचनाएं हैं। उसके बाद पूछेगा कि राइबोसोम क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होता है? तो जी हाँ, होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय सेल होता है, लेकिन राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? लाइसोसोम नहीं होता है, वोक्यूल्स नहीं होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये राइबोसोम के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वो किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था। किसने? ऑल्टमैन ने। तो ऑल्टमैन ने किया था। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जब ऑल्टमैन ने किया तो इसका नाम अलग रखा था, बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की जब खोज ऑल्टमैन ने किया तो इसका नाम क्या रखा था? बायोप्लास्ट नाम रखा। अर्थात बायोप्लास्ट के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको सूत्रकणी का भी कहा जाता है। आगे चल के एक व्यक्ति है बेंडा। कौन है? बेंडा। और बेंडा ने इसका नामकरण किया। क्या हुआ? नामकरण मतलब समझ रहे हैं ना कि जब जन्म हम लोगों का होता है तो पंडित जी क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं। दादाजी क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ये रहेगा। मौसी नामकरण कर देती है, मामा नामकरण कर देते हैं। तो जो नाम रख दिया उसी को बोलते हैं नामकरण। तो बेंडा ने नामकरण किया और इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या कर दिया? नाम रख दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली होती है। इसमें कितनी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें खास क्या बात है जानते हैं? कि कोशिका अंगक यानी कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। यहां लिख देते हैं, जंतु कोशिका में, जंतु सेल में सबसे बड़ा कौन है आपका? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब पूछेगा छोटा कौन है? तो आपका राइबोसोम छोटा है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70s 80s। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है इसमें होता है 70s
राइबोसोम, 70s राइबोसोम इसमें होता है। अब 70s राइबोसोम होता है जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु के बारे में, ये तो यूकेरियोटिक है, इसमें 80s होना चाहिए। बिहार दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा था 2446 में, सभी लोगों ने 80s मारा था, इसमें 70s होता है। ये पूछता है कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंगक में एकमात्र कोशिका अंगक जो प्रोकैरियोटिक की तरह व्यवहार करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है 70s और इसमें भी क्या है 70AC है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा ऐसा कोशिका अंगक है जो अवस्था के अनुसार अपने आकार को परिवर्तन करता है, अवस्था के अनुसार अपने आकार को क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ये आकार जो है ना इसका अनिश्चित होता है, अनिश्चित यानी कि परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है, अवस्था के अनुसार ये अपने आकार को क्या कर देता है, बदल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है कि कोशिकीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कोशिका को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कोशिका के लिए जो श्वसन का कार्य करता है वो कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी तो जो हम लोग खाना खाए हैं, जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाएगा और जो हमारा खाना पचा हुआ है, जब वो छोटी आंत में जाएगा तो उसका अवशोषण हो जाएगा भोजन का। उसके बाद क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीकरण होगा तो उससे टूटेगा, और जो टूट के एनर्जी देगा किस रूप में, तो एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो जब इसमें श्वसन होगा तो श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जब इसमें ऑक्सीकरण होगी तो ऊर्जा के रूप में हमें क्या मिलेगा, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह, अर्थात पावर हाउस। इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसकी जो संरचनाएं होती है वो अंगुली नुमा होती है, अंगुली नुमा होती है। इसकी जो संरचनाएं होती है वो कुछ इस प्रकार अंगुली नुमा संरचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये अंगुली नुमा क्या होती है, इसमें संरचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है, एक ये और एक ये। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल द्रव्य भरा रहता है, तरल क्या होता है, द्रव्य भरा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल द्रव्य भरा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स में खुद का इसका डीएनए होता है, आरएनए होता है, और इसमें होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या होती है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र होता है। और क्रेब्स चक्र के दौरान ही ऊर्जा रिलीज होती है, एटीपी ऊर्जा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रहा आपका एक विस्तृत शॉर्ट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अल्टमेंट, इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, नामकरण इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया, तो ब्रेंडा ने किया। दोहरी झिल्ली का होता है, इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। जंतु सेल में सबसे बड़ा होता है, आकार अनिश्चित परिवर्तनशील होता है।
कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और एटीपी के रूप में मिलता है। इस चीज की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। इसकी जो संरचनाएं होती है, अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, दोहरी झिल्ली होता है, इसके अंदर को दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें जो पदार्थ होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एक चैन चलता है, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र चलता है। इसमें खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है। ये रहा हमारे ओवरऑल किसके बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं। उसने दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है प्लास्टिड, इसके बारे में प्लास्टिड अर्थात लवक के बारे में आगे दिया हुआ है, तो लवक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मिनट। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड, लवक, प्लास्टिड। देखिए लवक, लवक मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्रोमोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। यहां लिख देते हैं केवल प्लांट, केवल पौधों में पाए जाते हैं, केवल पौधों में पाए जाते हैं। कौन, लवक, प्लास्टिड। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट में लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जंतु तथा पादप, जंतु तथा पादप, इन दोनों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक, इन दोनों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन सा है, तो आपका प्लास्टिड है। तो कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा अर्थात कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। चलिए ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा होते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होते हैं आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ध्यान से समझना है इसको। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये हरा रंग का होता है। किस रंग का, क्लोरोप्लास्ट, ये हरा रंग का होता है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है हम लोग जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और इसी क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है और जो प्लांट है वो भोजन बनाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर। क्या बोलते हैं, प्लांट का रसोई घर किसे बोला जाता है आपका, तो क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट थोड़ा समझना है, जब इसमें खाना बन जाता है, जो एक्स्ट्रा खाना बचता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, दिन भर खाना बनाता है लेकिन खाता कितना, मात्र 10%। जब तक प्रकाश मिलेगा खाना बनाते रहेगा, खाना बनाते रहेगा, लेकिन यूज करेगा मात्र 10%। उसको कहीं आना जाना थोड़ी है। प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाना है। आज प्लांट है यहाँ, चलो मन किए थोड़ा चले मामा यहाँ घुमाते हैं, चलो थोड़ा सा साली से भेंट कराते हैं, थोड़ा मौसी से भेंट कर आते हैं। क्या प्लांट कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। उसको एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ वो एक जगह रहता है। तो जितने खाना खर्च कर दे उसके बाद जो खाना बच जाता है वो क्या करता है,
रिजर्व फूड के रूप में जमा कर लेता है। और वो कहाँ जमा होता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट में जमा होता है। यानी कि खाद्य मतलब भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह कहाँ होता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट में। पहला कि ल्यूकोप्लास्ट वहां पाया जाता है जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में वहां पाया जाता है जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है। जड़ पहुंचता है, भूमिगत तना पहुंचता है नहीं। तो ये जो है कहां पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। भूमिगत तना, भूमिगत तना, भूमिगत तना में पाया जाता है जहां सूर्य की प्रकाश न पहुंचे। यानी कि यहां जो है सूर्य की प्रकाश से वंचित, सूर्य की प्रकाश से क्या होता है? ये वंचित होता है। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं वर्णी लवक, हिंदी में वर्णी लवक, और इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। इसका कोई कलर नहीं होता है। इसका तो हरा होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। ध्यान से समझिए, ये रंगीन होता है, रंगीन होता है। यानी प्लांट में जो अलग अलग कलर देखते हैं, फूल देखते हैं अलग अलग कलर, जैसे फल का अलग अलग कलर देखते हैं, तो कलर का काम कौन करता है? यही करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट करता है आपका किसका काम? तो कलर देने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट ये होता है रंगीन। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं कि गाजर का गाजर में का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में जो होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर में लाइकोपीन के कारण होता है। तो जितने भी अलग अलग पिगमेंट हैं, जितने भी अलग अलग कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो किसके कारण मिलता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। एक पिगमेंट आता है, पूछता है कि वो कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो वनस्पति को परावैंगनिक किरण से बचाता है। तो उस पिगमेंट का नाम है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन उस पिगमेंट का नाम है जो वनस्पति पौधे को प्रकाश से आने वाली परावैंगनिक किरण से क्या करता है? उसको रक्षा करता है, उसको सुरक्षित करता है। तो अलग अलग पिगमेंट, जैसे जेंथोफिल के बारे में पढ़ेंगे, केरिचादेंथिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बस एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे गाजर में जो लाल रंग होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। या जैसे नहीं होता है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, उसमें भी पिगमेंट होता है। तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के। टमाटर लाइकोपीन के कारण, ठीक है। तो अनेकों प्रकार का होता है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आप में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया, सबका हो गया। चलिए प्लास्ट भी हो गया। अब तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ हो, क्योंकि हमने इसको पूरी तरीके से बता दिया। चलिए अब हमको आगे एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है रसधानी। क्या नाम है? रसधानी नाम है। अब थोड़ा सा रसधानी, लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जंतु और पादप में सबसे बड़ा प्लास्टिक यानी क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है? लवक इसी को बोलते हैं, लवक। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, वो है आपका रसधानी, वोक्यूल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, वोक्यूल्स, रसधानी। देखिए रसधानी, इसका कार्य देखिए सबसे पहले क्या है? कार्य है इसका जल को संचयन करना। क्या है? जल का संचयन, जल का संचयन करना किसका कार्य है? तो है आपका रसधानी का कार्य है। तो
जल का संचयन सबसे ज्यादा कौन करता है? मनुष्य की प्लांट, जाहिर सी बात है, कौन? प्लांट। तो प्लांट यानी कि पादप, पादप में ये इसकी जो आकृति होती है वो बड़ा होती है, पादप में इसकी आकृति बड़ा होती है और जंतु में छोटा, जंतु में छोटा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट में पानी की आवश्यकता होती है और पानी जो है कहाँ स्टोर होता है? रसधानी में होता है। हम लोगों में भी क्या होती है? रसधानियां होती है, वोक्यूल्स होता है, लेकिन उसकी जो साइज है वो जिसकी आकार है बहुत छोटा होता है। तो हम लोगों में जो रसधानी होती है वो एकल झिल्ली की होती है। क्या होती है? एकल झिल्ली होती है। और ये एकल झिल्ली जिस चीज का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली जिससे बना होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पादप में जो जल संचयन होता है लगभग 70 से लेकर 90% जल जो है संचयन कहाँ होता है? रसधानी में संचयन होता है। और एकल झिल्ली टोनोप्लास्ट, हम लोगों में इसकी जो संरचनाएं काफी छोटी होती है या नाक के बराबर होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है? तो प्लांट में होती है, क्योंकि प्लांट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जल चाहिए। जल वो हमेशा क्या हासिल करता है? तो भूमिगत, भूमि से जल ग्रहण करता है। किससे? तो रूट से, रूट में भी हेयर रूट से। रूट की जो संरचनाएं होती है बाल की जैसी, उसी को बोलते हैं हेयर रूट। उसी से क्या करता है? अपना जल को अवशोषण कर लेता है। और पादप इसको संचयन कहाँ करता है? रसधानी में करता है। यही आपके मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है यहाँ, कोशिका विभाजन। आप देख रहे हैं यहाँ एक टॉपिक दिया है, कोशिका विभाजन। हमने आपको कल बोला था कि कोशिका विभाजन हम तब पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से जब हम केंद्रक को कंप्लीट करेंगे। उसका एक चैप्टर है, आगे उसका एक चैप्टर मिलेगा, जैसे कि प्रजनन। हम इसे पढ़ेंगे ना, प्रजनन, क्योंकि जैसे प्रजनन होगा उसमें कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका क्या होगा? विभाजन होगा। तो कोशिका का जब विभाजन होगा तो वहां हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल हल्का सा केंद्रक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी हुई, वो भी एक कोशिका अंगक है, केंद्रक। अब थोड़ा सा आते हैं केंद्रक के बारे में, ध्यान समझिए। केंद्रक जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक ये कोशिका है। कोशिका के जो बीच की जो संरचनाएं हैं इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा क्या होता है? कण भी होता है। तो ये है केंद्रक आपका। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक की जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने शायद 1831 में इसका खोज किया था, केंद्रक का खोज। अब एक बार सर्च कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का खोज। केंद्रक का खुद का अपना डीएनए और आरएनए होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए और इसमें क्या होता है? आरएनए। डीएनए आरएनए होता है। इसके अंदर जो द्रव्य भरे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य होता है, यानी ये न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है। क्या आपका? डीएनए और आरएनए। देखिए इसी आरएनए से क्या बना था आपको? तो राइबोसोम। राइबोसोम किससे बनाता है? प्रोटीन प्लस आरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए डीएनए आरएनए केंद्रक। केंद्रक मुख्य क्रिएटर के रूप में कार्य करता है, ध्यान समझिएगा। केंद्रक मुख्य क्रिएटर के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है। क्रिएटर का रूप के मुख्य मतलब जब कोशिका विभाजन होगा ना तो उस कोशिका विभाजन में अहम भूमिका किसका होगा? केंद्रक का। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका अंग को देकर और ऑप्शन में केंद्रक है और पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो है आपका केंद्रक। कौन है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का क्या है? आरएनए है। खुद का डीएनए, खुद का क्या है? आरएनए है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है डीएनए और आरएनए। इसमें जालीनुमा संरचनाएं होती है, धागेनुमा संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं।
वही संरचनाएं जब आगे मोटा हो जाती है तो उसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। तब ये हम तब पढ़ेंगे जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। जैसे कोशिका विभाजन हम पढ़ेंगे, जैसे कि समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें कुछ सेल के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोसोम क्या होता है, ओलोसोम क्या होता है, अलग अलग प्रकार से जब हम पढ़ेंगे उसको, वहाँ विस्तृत तरीका से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डीएनए डाईऑक्स न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है इसमें फॉस्फेट भी होता है, क्षार भी होता है, शुगर भी होता है। फॉस्फेट भी होता है, शुगर भी होता है और क्षार भी होता है। इसमें एक तो यहां पर लिखते हैं फॉस्फेट भी होगा, क्षार भी होगा, क्षार, फॉस्फेट भी होगा, साथ ही साथ इसमें शुगर भी होगा, ठीक ना, इसमें शुगर भी होगा। डीएनए को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या बोला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए जो क्षार है, क्षार 4 प्रकार का होता है। ATGC, आपने नाम सुना होगा ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये इसके क्षार हैं, डीएनए के क्षार हैं। एटी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एटी के बीच में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। वही जब हम आरएनए के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या होता है कि जो थाइमिन है वो चेंज होता है, थाइमिन जो है वो चेंज हो जाएगा और थाइमिन की जगह पर एक आ जाएगा यूरेसिल। क्या आ जाएगा, यूरेसिल। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, ये हम एक्चुअली इसको पढ़ेंगे कहाँ, विभाजन में। कब, जब हम लोग उसके विभाजन पढ़ेंगे तब। उसके बाद डीएनए यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। डीएनए से आरएनए बनना, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, समझ, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसके अनुलेखन। अनुलेखन, अनुलेखन।